हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है लिटरेचर के मास्टर। माय नेम इज़ पारुल शर्मा। फ्रेंड्स, इससे पहले क्लास में हमने शेक्सपियर की बायोग्राफी की थी एंड आज की क्लास में हम गो थ्रू करने वाले हैं इनके वर्क्स को, इनके फोलियोज को, पब्लिश हुए थे, इनके फेजेस ऑफ शेक्सपियर ड्रामेटिक करियर को एंड ग्लो थिएटर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। शेक्सपियर ने मोर देन 30 प्लेस लिखे हैं एंड इनके प्लेस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे हिस्ट्रीज, कॉमेडीज, ट्रेजेडीज एंड रोमांसेस। अगर बात करें इनके हिस्टोरिकल प्लेस की, तो इनके हिस्टोरिकल प्लेस का जो सोर्स रहा है वो रॉफेल हॉलिंस का द क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड रहा है। अगर बात करें रॉफेल हॉलिंस की, तो ये एक हिस्टोरियन है और इन्होंने अपने वर्क जिसका नाम है द क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड में क्या किया था कि इन्होंने उसमें इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड के किंग्स के बारे में लिखा है। शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेज है वो इंग्लिश किंग्स की बायोग्राफी है ऑफ द प्रीवियस 4th सेंचुरी एंड इनके मैक्सिमम हिस्टोरिकल प्लेस का जो सोर्स रहा है वो हॉलिंस का क्रॉनिकल ही रहा है। अगर इनके 8 प्लेस की बात करें तो उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल सिमिलर है। एक्चुअली क्या है कि वो एक सीरीज है जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट है, जो हाउस ऑफ लैंकेस्टर के राइज और फॉल को दिखाती है। बात करें इनके हिस्टोरिकल प्लेस की, तो इन्हें भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट तो है इंग्लिश हिस्ट्री प्ले एंड द सेकंड इज रोमन हिस्ट्री प्लेस। मैं इन्हें यहाँ पर लिख देती हूँ। इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस एंड रोमन हिस्ट्री प्लेस। अगर शेक्सपियर की कॉमेडीज की बात करें तो इनकी ऑल कॉमेडीज को फर्स्ट वॉल्यूम में इंक्लूड कर लिया गया था। ओनली इनकी एक लास्ट कॉमेडी है जिसका नाम है पेरिक्लीस, उसे 3rd वॉल्यूम में इंक्लूड किया था। एक्चुअली मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसे 2nd वॉल्यूम बोला था, तो सॉरी फॉर दैट एंड आप इसे करेक्ट कर लेना। एंड अपार्ट ऑफ दिस इनके इसके अलावा 2 प्लेस और हैं जिन्हें वॉल्यूम में शामिल नहीं किया गया था, जिनका नाम है टू नोबल किंग्समैन एंड द सेकंड इज प्रिंस ऑफ टायरे। ये जनरली शेक्सपियर के ही प्ले माने जाते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इन्हें, टू नोबल किंग्समैन एंड द प्रिंस ऑफ टायरे। द प्रिंस ऑफ टायरे। शेक्सपियर की मैक्सिमम कॉमेडीज में एक एलिमेंट सेम है, वो है लास्ट में होने वाली शादियां। इनकी जो कॉमेडीज है, सारी कॉमेडीज इनकी हल्की फुल्की, और इनकी कॉमेडीज में लास्ट में किसी एक कपल की या फिर उससे ज्यादा कपल की शादी होती है। अगर शेक्सपियर की ट्रेजेडी की बात करें तो शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडीज लिखी हैं जो कि नेचर में ट्रेजेडी लगती हैं, लेकिन शेक्सपियर के ओनली 6 प्लेज ऐसे हैं जो इनके ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी मानी जाती हैं, जैसे कि है मैकबेथ, हेमलेट, किंग लियर, ओथेलो, जूलियस सीजर एंड रोमियो एंड जूलियट। तो शेक्सपियर के जो हीरो होते हैं वो अच्छी पोजीशन पे होते हैं। शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी होती है वो इनके हीरो की ही स्टोरी होती है एक्चुअली। शेक्सपियर का जो ट्रेजिक हीरो होता है वो लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है, जैसे कि मैकबेथ में मैकबेथ की डेथ हो गई है, हेमलेट में हेमलेट की डेथ हो गई है, किंग लियर में किंग लियर की डेथ हो गई है, ओथेलो में ओथेले की डेथ हो गई है, जूलियस सीजर में जूलियस सीजर की डेथ हो गई है एंड रोमियो एंड जूलियट में रोमियो की डेथ। सो इन एवरी कैरेक्टर वी फाइंड सम फ्लॉज इन हिज कैरेक्टर दैट लीड टू हिज डेथ, और फिर सारा नेशन उसकी डेथ पे दुख मनाने लग जाता है। शेक्सपियर के कुछ हिस्ट्री प्लेस ऐसे हैं जिसमें ट्रेजेडी की क्वालिटी है लेकिन वो रियल फिगर पर बेस्ड है, इसी वजह से उन्हें क्लासिफाई किया गया एज अ हिस्ट्री इन द फर्स्ट फोलियो। जैसे द रोमन ट्रेजेडीज, जूलियस सीजर, एंटोनियन क्लियोपेट्रा, कोरियोलैनस, ये जो तीनों है ये तीनों रोमन ट्रेजेडीज है। ये बेस्ड है हिस्टोरिकल फिगर पर, लेकिन इनका जो सोर्स है ना वो फॉरेन और एंशिएंट है, इस वजह से इन्हें हिस्ट्री प्लेस की कैटेगरी में नहीं रखा गया एंड इन्हें क्लासिफाई किया गया एज अ ट्रेजेडी रेदर देन हिस्ट्रीज। अब बात करते हैं शेक्सपियर के रोमांसेस की। तो शेक्सपियर के रोमांसेस वो ट्रेजी कॉमिक प्लेस जो उन्होंने अपने करियर के लास्ट में लिखे थे, और ये पब्लिश हुए या तो ट्रेजेडी या फिर एज अ कॉमेडी। ठीक है, बिकॉज दे शेयर सम एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी, सम एलिमेंट ऑफ कॉमेडी, तो इन्हें रोमांसेस बोला गया है। एक हुए हैं एफ एस बोस,
उनका नाम है फ्रेडरिक सैमुअल बोस, इंग्लिश स्कॉलर ऑफ अर्ली मॉडर्न ड्रामा। उन्होंने जो शेक्सपियर के प्लेस के लिए एक और कैटेगरी कॉइन की, उसका नाम है प्रॉब्लम प्ले। एफएस वॉज। ये कैटेगरी शेक्सपियर के उन प्लेस के लिए है जो अपने सेटिंग, सब्जेक्ट और एंडिंग की वजह से किसी एक कैटेगरी में फिट नहीं बैठते। वो कॉमेडी भी नहीं बोल सकते हैं हम उन्हें ट्रेजेडी भी नहीं बोल सकते और ना ही हम उन्हें हिस्ट्री प्ले बोल सकते हैं, इसलिए इन्हें प्रॉब्लम प्ले बोला गया है। इन 1596 शेक्सपियर ने लिखी थी रोमियो एंड जूलियट, जो कि इनकी सेकंड ट्रेजेडी है। इनकी फर्स्ट ट्रेजेडी है टाइटस एंड एंड्रोनिकस। एंड ओवर द नेक्स्ट डोजन ईयर ये फुल फॉर्म में थे, ये बहुत अच्छी राइटिंग कर रहे थे और इन्होंने इस टाइम पे इतने अच्छे अच्छे प्लेस लिखे हैं जो कि आज भी इनके बेस्ट नोन प्लेस माने जाते हैं। उसमें इन्होंने लिखे हैं जूलियस सीजर, हेमलेट, ओथेलो, किंग लेयर, मैकबेथ, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। ये इनके बहुत ही बेस्ट नोन प्लेस हैं। एंड इन हिज फाइनल ईयर्स इन्होंने अपने फाइनल ईयर्स में लिखे हैं कुछ रोमांटिक प्लेस, जैसे कि सिम्बलिन, अ विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट जो है इनका लास्ट प्ले माना जाता है। टेम्पेस्ट को इन्होंने 1610 टू 1611 के मिड में लिखा था और ये इनका लास्ट प्ले माना जाता है और माना जाता है कि शेक्सपियर ने इसे अकेले लिखा है। एंड ये इनका ओरिजिनल प्ले माना जाता है और ये शेक्सपियर का फेयरवेल प्ले भी माना जाता है। Only 18 of Shakespeare's play were published separately in quarto. जब शेक्सपियर जिंदा थे तो उनके 18 और 19 प्लेस पब्लिश हुए थे इन क्वार्टो एडिशन। और इनके प्लेस का अगर बात करें तो जो कंप्लीट एडिशन आया था, जो कंप्लीट कलेक्शन उनकी डेथ के बाद आया था इन फर्स्ट फोलियो 1623 में। ठीक है, अगर क्वार्टो की बात करें कि क्वार्टो क्या होता है, तो क्वार्टो एक ऐसी बुक होती है जिसका हर एक पेज जो होता है वो 2 बार फोल्ड किया जाता है। कैसे? जैसे कि एक पेपर है, ये एक पेपर की शीट है, पहले इसे ऐसे फोल्ड किया जाता है, ये ऐसे हो जाती है एंड देन इसको ऐसे फोल्ड किया जाता है, तो ये होता है क्वार्टो। एंड अगर बात करें फोलियो की, तो इसकी जो शीट होती है उसे ओनली एक बार फोल्ड किया जाता है। स्ट्रेटफोर्ड जो है वो एक चार्मिंग सा विलेज है इन वार्विकशायर में। फर्स्ट फोलियो जो था इनका वो फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन था विलियम शेक्सपियर के प्लेस का, जो कि पब्लिश हुआ था इन 1623, 7 years आफ्टर हिज डेथ, जिसमें कि 36 प्लेस थे। शेक्सपियर कहा जाता है कि शेक्सपियर ने अपने हेनरी सिक्स के लास्ट 2 पार्ट को एंड रिचर्ड थर्ड को मार्लो के साथ मिलकर लिखा था। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि शेक्सपियर ने हेनरी 8 को फ्लेचर के साथ मिलकर लिखा है। एंड जो ये शेक्सपियर का प्ले था मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, तो ये प्ले इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ के कहने पर लिखा था, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ जो इसका फुल कैरेक्टर है फॉलस्टाफ, उसको लव में देखना चाहती थी, इसलिए उनके कहने पर शेक्सपियर ने इस प्ले को लिखा था। अगर बात करें फॉलस्टाफ की, तो ये फॉलस्टाफ जो है ये इनका एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो कि शेक्सपियर के 3 प्लेज में अपेयर हुआ है। ठीक है, ये एक कॉमिक कैरेक्टर है जो कि बहुत ही मोटा है, बूस्टफुल, बहुत ही डींगे मारने वाला है, एक कॉवर्डली नाइट, बहुत ही डरपोक योद्धा है और जो अपना मोस्ट ऑफ टाइम स्पेंड करता है ड्रिंकिंग में, एट द वॉर्स हेड इन में, अपने पीटी दोस्तों के साथ जो चोरी चकारी करते हैं और लोगों से पैसा उधार लेते हैं, वो अपने ऐसे दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है। फॉलस्टाफ हेनरी पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में है एंड ही इज द कंपेनियन टू प्रिंस हॉल। वो प्रिंस हॉल का दोस्त है जो कि फ्यूचर हेनरी फिफ्थ बनते हैं। इसके बाद वो द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर में एंड हेनरी फिफ्थ में है। अगर क्लो थिएटर की बात करें तो ये था लंदन में, ये लंदन का एक थिएटर था जो कि शेक्सपियर से कनेक्टेड है एंड ये बनाया गया था 1599 में, किसके द्वारा? बाय शेक्सपियर प्लेइंग कंपनी। शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो 1623 को आया था, जो कि इनकी डेथ के 7 साल बाद आया था और इसमें टोटल 36 प्लेस पब्लिश हुए थे। एंड अगर बात करें इसके टाइटल की, तो इसका टाइटल था मिस्टर विलियम शेक्सपियर कॉमेडी हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज।
तो इसका टाइटल था मिस्टर विलियम शेक्सपियर कॉमेडीज हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज, जिसे पब्लिश किया था एडवर्ड ब्लाउंट ने। एंड इसमें शेक्सपियर के टोटल 36 प्लेस को इंक्लूड किया गया था एंड पेरिक्लिस को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। इनका सेकंड फोलियो आया था 1632 में। इनका जो सेकंड फोलियो था ये फर्स्ट फोलियो जैसा ही था, बस इसमें कुछ लैंग्वेज थी जिन्हें अपडेट किया गया था। अगर बात करें इसके चेंजेस की तो इसमें ऑलमोस्ट 1700 चेंजेस किए गए थे। इनका थर्ड फोलियो आया था 1663 को। इसमें पेरिक्लस को ऐड किया गया था और उसके साथ साथ कुछ नए प्लेस भी हैं जिन्हें ऐड किया गया था, जो कि कंफर्म नहीं है कि वो शेक्सपियर के प्ले हैं या नहीं है। तो इन्हें मिलाकर टोटल थर्ड फोलियो में 43 प्लेस आए थे। इनका फोर्थ फोलियो आया था 1685 को। ये सेम एज थर्ड फोलियो की तरह ही था। इसमें 43 प्लेस बिल्कुल थर्ड फोलियो की तरह ही थे, उसी सीक्वेंस में थे जैसे कि वो थर्ड फोलियो में थे। अब हम करेंगे शेक्सपियर के ड्रामेटिक एंड पोएटिक करियर के पीरियड्स को। ऑल्दो इनके जो प्लेस की डेट है वो काफी डाउटफुल है, लेकिन फिर भी इनके करियर को 4 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। अगर इनके फर्स्ट पीरियड की बात करें तो ये 1593 से माना जाता है एंड इनका सेकेंड पीरियड है 1594 टू 1600। अगर इनके थर्ड पीरियड की बात करें तो 1601 टू 1607 माना जाता है एंड इनका फोर्थ पीरियड 1608 से लेकर इनकी डेथ तक माना जाता है, 1616 तक माना जाता है। इनका फोर्थ पीरियड 1616 तक माना जाता है। दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज इन द वर्कशॉप या फिर द पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, क्योंकि इस पीरियड में शेक्सपियर जो थे वो लिखना सीख रहे थे, राइटिंग स्किल्स को सीख रहे थे। इस पीरियड में वो अपने एग्जिस्टिंग जो प्लेस थे उनको बार बार मॉडिफाई कर रहे थे। तो इसी वजह से इनके आपने देखा होगा कि इसी वजह से इनके जो इनिशियल प्लेस हैं उनमें इमेच्योरिटी एंड क्रूडिटी है। उनके कैरेक्टर्स और थीम में आप सुपरफिशियलिटी देख सकते हैं। उनके कैरेक्टर्स, उनके प्ले की थीम उतनी डीप नहीं है जितने कि उनके सेकंड और थर्ड पीरियड के कैरेक्टर्स और प्लेस की थीम है। बट द सेम टाइम राइटिंग के लिए हम शेक्सपियर के पैशन को देख सकते हैं, उनका जोश उनके प्लेस में दिखता है। अगर बात करें इनके इस पीरियड के वर्क्स की तो इन्होंने इसमें लिखी है टाइटस एंड्रोनिकस जो कि एक ट्रेजेडी है, हेनरी सिक्स, रिचर्ड थर्ड, ये इनके हिस्टोरिकल प्लेस हैं। रोमियो एंड जूलियट ये एक ट्रेजेडी है। लव स्लेवर लॉस्ट ये कॉमेडी है, ये भी कॉमेडी ऑफ एरर। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, रिचर्ड थर्ड। इसके साथ साथ इन्होंने 2 पोएम भी लिखी हैं जो है वीनस एंड एडोनिस एंड सेकंड है रेप ऑफ लुक्रीज। वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रीज। हम इनके सेकंड पीरियड को इन द वर्ल्ड या फिर द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और द पीरियड ऑफ ग्रेट कॉमेडीज एंड क्रॉनिकल प्लेस के नाम से भी जानते हैं। इस पीरियड में शेक्सपियर ने अपने ग्रेट कॉमेडीज लिखी हैं एंड इस टाइम के वर्क से इनकी रैपिड ग्रोथ और इनके डेवलपमेंट का पता चलता है। अब इनकी राइटिंग जो थी, इनकी राइटिंग में मैच्योरिटी आ गई थी। इनके इस टाइम के वर्क से ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन नेचर की डीप नॉलेज को दिखाते हैं। इनके इस टाइम के जो वर्क्स हैं हम उनमें देख सकते हैं कि इनके जो प्लेस के कैरेक्टर हैं वो अपनी लाइफ को फुली एंजॉय कर रहे हैं। इनके इस टाइम के जो वर्क्स हैं उनका जो स्टाइल है वो क्रूडनेस से फ्री है एंड देयर हैज नो एनी राइमिंग स्कीम, फ्री फ्रॉम ब्लैंक वर्ड्स, ठीक है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन राइटिंग, ठीक है। इनकी राइटिंग में बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी आ गई थी। अगर बात करें इस टाइम के इनके प्लेस की तो वो है एज यू लाइक इट, मच अडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, किंग जॉन, हेनरी फोर्थ, फिफ्थ, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेमिंग ऑफ श्रू, द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसोर, अ मिडसमर नाइट's ड्रीम। थर्ड पीरियड, it is known as the out of death, the period of gloom, the period of gloom and depression, or the period of great tragedies and somber or bitter comedies। इन्होंने इस पीरियड में अपनी ग्रेट कॉमेडीज लिखी हैं और इन्होंने इस पीरियड में कुछ सोम्बर और कुछ बिटर कॉमेडीज लिखी हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड शेक्सपियर का जो मूड था वो बहुत ही ग्लूमी, मतलब उदास हो गया था। वे बहुत ही पेसिमिस्टिक हो चुके थे, वो बहुत ही निराशावादी हो गए थे और यहाँ तक कि उनका जो नेचर था वो साइनिकल हो चुका था। और जो उनकी डार्क कॉमेडीज हैं वो इनके मूड को अच्छी तरह से दिखाती भी हैं। हम उनके इस टाइम के वर्क्स में उनके फुल विजडम को देख सकते हैं, उनकी पावर ऑफ नॉलेज को देख सकते हैं, उनकी मैच्योरिटी को देख सकते हैं। इन्होंने सेकंड पीरियड में जितनी हल्की फुल्की कॉमेडीज लिखी है तो इस पीरियड में उन्होंने उतनी ही सीरियस ट्रेजेडीज लिखी हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के डार्कर एक्सपीरियंस को दिखाती है, जो दिखाती है कि ह्यूमन बींग्स की एक डार्क साइड भी होती है। ह्यूमन सिंस एंड वीकनेस इनके इस पीरियड के प्लेस का मेन सब्जेक्ट है।
अगर बात करें इनके इस पीरियड के वर्क्स की तो वो है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, हेमलेट, मैकबेथ, एंटोनियन क्लियोपैट्रा, कोरियोलानस, टिमोन ऑफ एथेंस एंड जूलियस सीजर, ओथेलो, किंग लियर। फोर्थ पीरियड known as on the heights or the period of restored serenity या फिर the period of later comedies or dramatic romances। in this period जो शेक्सपियर का जो टेम्पर था वो अब चेंज होकर वो बिटर और ग्लूमी से चेंज होकर अब हो गया था वो पीसफुल, जिसमें कोई रिवेंज, मर्डर, ग्रीड जैसी चीजें नहीं है। इस फेज के वर्क्स में अच्छाई की बुराई पे कंट्रोल दिखाया गया है। इनके इस फेज के वर्क्स जो हैं उनकी जो टोन है वो बहुत ही टेंडर और ग्रेशियस है। लेकिन इस फेज के वर्क्स में हम एक चीज देख सकते हैं कि शेक्सपियर ने इन वर्क्स को इतनी केयर से नहीं लिखा है जैसे कि इन्होंने अपने सेकंड और थर्ड फेज के वर्क्स को लिखा था। इनके इस टाइम के वर्क्स में उनकी ड्रामेटिक पावर का डिक्लाइन साफ दिखता है, जैसे कि केयरलेसनेस इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ थीम एंड कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टर को पोर्ट्रेट करने पे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, यहाँ तक कि उन्होंने स्टाइल और वर्सिफिकेशन पे भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। अगर बात करें इनके वर्क्स की इस टाइम के तो वो है पेरिक्लीज, सिमलीन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर 1592 से पहले भी लिख रहे थे और वो काफी फेमस भी होने लगे थे, लेकिन अभी तक उनका नाम किसी डॉक्यूमेंट में नहीं आया था। लेकिन 1592 में रॉबर्ट ग्रीन ने अपने एक पैम्पलेट ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट में शेक्सपियर को सबसे पहले अल्यूड किया था। वीनस एंड एडोनिस इनकी फर्स्ट प्रिंटेड पोएम है जो कि 1593 में पब्लिश हुई थी। शेक्सपियर का फर्स्ट प्रिंटेड प्ले की बात करें तो वो है इनका टाइटस एंडोनिकस जो कि अपीयर हुआ था 1594 में। 1597 में शेक्सपियर ने एक घर खरीदा था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में ही जिसका नाम था न्यू प्लेस। ठीक है, शेक्सपियर को सबसे पहले एज ए सोनेटियर एंड द ऑथर ऑफ 12 प्लेज किसने मेंशन किया था, तो मेंशन किया गया था प्लाजिस टामिया में, जो कि एक सिंपल सी बुक है। इसमें शेक्सपियर के अर्ली प्लेज और उनकी पोएम का फर्स्ट क्रिटिकल अकाउंट मिलता है। तो जो ये प्लाजिस टामिया है सबसे पहले इसमें शेक्सपियर को एज अ सोनेटियर एंड द ऑथर ऑफ 12 प्लेज बोला गया है। 1609 में शेक्सपियर के सोनेट अपीयर हुए थे इन प्रिंटिंग फॉर्म बाय थॉमस थॉर्प। इनके जो पब्लिशर थे वो थॉमस थॉर्प थे। 1613 में शेक्सपियर ने एक गेट हाउस परचेज किया था लंदन में। 1623 में शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो आया था, उसके साथ ही उनकी जो वाइफ थी एन हाथवे उनकी डेथ हो गई थी। शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज हैं वो फॉलो करती हैं फ्राइटेक के पिरामिड को। ये एक ऐसा ड्रामेटिक स्ट्रक्चर है जिसके 5 पार्ट्स होते हैं, जिसमें होता है एक्सपोजिशन, उसके बाद आता है राइजिंग एक्शन, उसके बाद आता है क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड डेनोमोन। राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड डेनोमोन। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी फॉलो करती है फ्राइटेक के पिरामिड को, जिसमें होता है एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड डेनोमोन। फ्राइटैग उनका पूरा नाम है गुस्ताव फ्राइटैग, जो कि एक जर्मन नोवेलिस्ट एंड प्ले राइटर है। तो फ्राइटैग ने जो ये पिरामिड बनाया है वो इन्होंने ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल, जो कि एंशियंट फिलोसफर भी है, उनके 2 वर्क हैं एरिस्टोटलस पोएटिका से बोरो किया है, जिसमें लिखा है कि जो एक प्ले होता है उसमें 3 एक्ट स्ट्रक्चर होते हैं जो ट्रायंगल जैसे दिखते हैं। बट पोइट होरेस ने अपनी आर्ट्स पोएटिका में इस एक्ट को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया है एंड अकॉर्डिंग टू हिम द ड्रामा हैज 5 एक्ट। एंड विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। इनके प्लेज में भी 5 एक्ट होते हैं। ये जो एक्सपोजिशन होता है इसमें क्या होता है कि जहाँ की कहानी है उसकी प्रेजेंटेशन इसमें स्टैब्लिश करनी होती है। इसमें जो प्रोटोगोनिस्ट होता है कि वो कौन है, वो कैसा है, वो कहाँ रहता है, उसका कैसा कैरेक्टर है, वो किस दुनिया में रहता है, वहाँ की सेटिंग, ये सब चीजें इसमें स्टैब्लिश की जाती है। एक तरीके से इसमें एक प्ले की रूपरेखा तैयार होती है। इसमें स्टोरी के सारे कैरेक्टर्स, उनका इंट्रोडक्शन, अब आगे जो उसके साथ होगा उससे मतलब एक तरीके से उकसाने वाली चीजें जिसकी वजह से आगे ये प्ले बनेगा, वो सारे इंसिडेंट भी पॉइंट आउट किए जाते हैं। इसमें बेसिकली जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका बैकग्राउंड और उनकी सेटिंग होती है। एंड ये इसमें एक्ट 1 होता है। राइजिंग एक्शन एक्ट
2। इसमें जो प्रोटोगोनिस्ट होता है, अब उसकी लाइफ में धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट आने लग जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लग जाते हैं, टेंशन बढ़ने लग जाती है, ठीक है। और उसे अपनी अब धीरे धीरे उसकी टेंशन बढ़ने लग जाती है एंड धीरे धीरे उसे अपनी पावर का पता चलने लगता है कि मैं इन चीजों से फाइट कर सकता हूँ। और इनके प्लेस में जो हीरो होता है उसे खुद से नहीं पता चलता कि वो इतना पावरफुल है कि वो इन चीजों से फाइट कर सकता है। उसमें उसका साथी, उसका कोई कलीग या फिर उसका कोई मेंटोर उसकी हेल्प करता है। क्लाइमैक्स ये होता है एक्ट 3। ये जो क्लाइमैक्स होता है ये बहुत ही सस्पेंसफुल पार्ट होता है। इसके बाद अब प्रोटोगोनिस्ट की लाइफ में आता है टर्निंग पॉइंट। फॉलिंग एक्शन में फॉलिंग एक्शन में जो प्रोटोगोनिस्ट की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आए थे वो हो जाते हैं रिजोल्व। जो प्रोटोगोनिस्ट होता है वो अपना गोल अचीव कर लेता है, या वो जो भी करना चाहता था वो हो जाता है, या फिर वो उसे कर लेता है। वो एंटोगोनिस्ट को मार देता है, मतलब जो वो एक प्रोटोगोनिस्ट का गोल होता है वो उसे अचीव कर लेता है। डिनोमोन ये होता है एक्ट 5। एक्ट 5 में क्या होता है, डिनोमोन में क्या होता है कि इसमें जो स्टोरी होती है या फिर जो भी सब प्लॉट कोई भी हो, इसमें जो स्टोरी होती है वो मोस्टली रैप अप कर दी जाती है। अगर इसमें प्ले का सेकंड पार्ट आना हो तो उसमें कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए जाते हैं, कुछ कंफ्यूजन छोड़ दिया जाता है, उसे अधूरा छोड़ दिया जाता है। जैसे बाहुबली में था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और फिर उसका जब नेक्स्ट पार्ट आया तो उसका आंसर हमें मिल गया था। तो ऐसे ही जो डिनोमोन में इसका स्टोरी को या तो रैप अप कर दिया जाता है या तो उसका फाइनल हो जाता है, नहीं तो उसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए जाते हैं और फिर उसका सेकंड पार्ट आता है, उसमें उसके आंसर मिलते हैं। ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर की जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है विलियम शेक्सपियर की एक्टिंग कंपनी एलसीएम से। शेक्सपियर यहाँ पर शेयर भी थे एज वेल एज वो वहाँ एक्टर भी थे, वो एक्टिंग भी करते थे और वहाँ पर वो रहते भी थे, तो वहाँ के रेजिडेंट प्ले राइटर थे। अगर बात करें इस थिएटर की, जो ये थिएटर था इसका डायमीटर 30 मीटर था, इसमें 20 साइड थी, इसकी सर्कुलर शेप थी, इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर स्टेज था जो कि 5 फीट ऊंचा था। इसमें सर्कुलर गैलरीज थी जहां पर बैठकर लोग प्लेस को देखते थे। इसके जो पिलर्स थे उनको ऐसे पेंट किया गया था जो कि दूर से देखने में इटालियन मार्बल की तरह लगते थे, और इसकी कैपेसिटी इतनी थी कि इसमें एक साथ 3000 पीपल्स एक साथ बैठ सकते थे। ग्लोब थिएटर 1599 में इसे बिल्ड किया गया था। 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी 8। 1614 में इसे फिर से रीबिल्ड कर दिया गया था और जो इसकी रूफ थी वो टाइल की बना दी गई थी। 1642 में पार्लियामेंट ने ऑर्डर दिया था इसे बंद करने का। एंड ग्लोब थिएटर बंद इसलिए हुआ था क्योंकि जो प्यूरिटन्स थे उन प्यूरिटन्स को चिंता थी कि ग्लोब थिएटर में बहुत ही भीड़ रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बीमारियां होती हैं, चोरी चकारी होती है, प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा मिल रहा है, लोग पब्लिक में ड्रिंक करते हैं, लड़ाइयां होती हैं, जिसकी वजह से प्यूरिटन्स ने पार्लियामेंट में अपनी पावर का यूज करके ग्लोब थिएटर को बंद करवा दिया था। एंड फिर इसे क्लोज करने के 2 साल बाद 1644 में इसे तहस नहस कर दिया गया था। 1970 से लेके 71 के मिड में एक अमेरिकन एक्टर रहे हैं जिनका नाम है सैमुअल वॉन मेकर। उन्होंने शेक्सपियर के ग्लोब थिएटर को फिर से रीबिल्ड करने के लिए एक ट्रस्ट बनाया। 1987 में ग्लोब थिएटर की रेप्लिका बनाने का काम स्टार्ट हो गया था। इसे बनाने के लिए जब इसे बना रहे थे तो उसमें बहुत सारे हिस्टोरियन, स्कॉलर एंड आर्किटेक्ट ने एक साथ काम किया था, क्योंकि वो सभी चाहते थे कि काफी हद तक इस ग्लोब थिएटर को ऐसा बनाया जाए जैसे कि ये पहले था। 1997 में ग्लोब थिएटर बन गया था और लोगों के लिए इसे खोल दिया गया था।